हमने पहले बहुपदों को 3 प्रकार से बांटा था। जब मैंने बहुपद पढ़ाया था तो क्या बताया था कि हम पहले बहुपदों को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर, तीसरा चरों के आधार पर। बोला था कि नहीं बोला था? तो अब बात को समझिएगा, हम द्विघात पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम घातों के आधार पर बहुपद पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? अब मेरी बात को समझिएगा, घातों के आधार पर का मतलब कि घात द्विघात लिखा है ना, इसका मतलब कि बहुपद की घात या समीकरण की घात कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मेरी बात को समझिएगा, जो 2 घात बहुपद होता है या जो 2 घात समीकरण होता है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अगर बराबर नहीं लगा तो इसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और इसी में अगर बराबर लग जाए, c बराबर 0 अगर बराबर लग जाए तो ये हम समीकरण कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? समीकरण कहने लगते हैं। किसी को कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? देखो 2 घात का है ना? कितने घात का है? 2 घात का है, 1 चर का है, यक्स बस तो है। ये जो ए बी सी, एक आप कह सकते हो कि सर जी ए बी सी भी तो हमारी चर संख्याएं हैं, लेकिन यहां पर हमने ए बी सी को क्या माना है? अचर माना है। ये कोई गिनतियां हैं। जब हमारे पास कोई बहुपद या समीकरण दिया होगा तो कुछ इस प्रकार का लिखा रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कुछ इस प्रकार का लिखा रहेगा। देखो जरा, ए की जगह पे 2 लिखा है, बी की जगह पे, यहां से देख लो, ए की जगह पे 2 लिखा है, बी की जगह पे 3 लिखा है, सी की जगह पे 7 लिखा है। बात समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत? तो यक्स बस तो है। ये ए बी सी क्या है? अचर संख्याएं हैं। समझ रहे हो ना बात को? यानी कि अब मेरी बात को समझिएगा, अर्थात अभी तक मेरा बताने का तात्पर्य ये है, क्या है? अभी तक बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो द्विघात बहुपद होता है ना, लिखेंगे द्विघात समीकरण या बहुपद, है ना? बहुपद बोलेंगे तो 0 नहीं लगाएंगे, समीकरण बोलेंगे तो आगे 0 लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। समझ रहे हो ना? और यहां लिख लेंगे जहां a b c क्या है? अचर है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? नोट करो इसको। ये हमारा द्विघात समीकरण है। समझ रहे हो ना? अर्थात कहने का तात्पर्य ये कैसा लिखा होगा? कुछ इस प्रकार लिख के आएगा आपको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 जैसे का। समझ रहे हो ना? इस तरह लिख के आएगा। यहां पर कुछ भी हो सकता है संख्याएं। ओके, अब आओ, अब बात सीधे करते हैं प्रश्नावली 4.1 की। 4.1 में जो पहला ही सवाल है एनसीईआरटी बुक में क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण कौन होता है? जिसकी घात 2 होती है। अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो इसको सॉल्व करो। पहले नंबर पे क्या लिखा है? ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। जरा देखो ध्यान से, क्या करेंगे बेटा? ये a और ये b है कि नहीं है? तो a है और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना। तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर में खोलोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणे x गुणे 1। तो मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, ये मैं तुम्हें समझा है दिया हूं। समझ रहे हो ना बात को? मैं अब इसको डायरेक्ट लिखूंगा तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x गुणे 1 यानी कि
2x बराबर इसका इधर गुणा करा दो तो 2x माइनस 3 दूनिया 6। समझ गए हो ना। अब देखो ध्यान से देखना, ये भी 2x है ना और ये भी 2x है। प्लस का इधर कट जाएगा क्योंकि इस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कट गया। बचा क्या हमारे पास x स्क्वायर, और ये 6 इधर ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इस 1 के साथ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। तो 6 1 7, तो प्लस 7 बराबर 0 आया। बेटा ये दो घात समीकरण है कि नहीं, दो घात लगी है ना, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। समझ रहे हो ना। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है। दूसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुणे 3 माइनस x। इसमें भी वही कराएंगे, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, कराया रखा है। तो इसे x स्क्वायर माइनस 2x लिखोगे बराबर इस -2 का अंदर गुणा कराओगे तो माइनस प्लस -3 दूनिया माइनस का 6 और माइनस प्लस 2x। समझ रहे हो ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस सबको इधर ले आए, सबको इधर ले आएंगे तो ये x स्क्वायर इधर ऑलरेडी बैठा है और 2x इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ना, तो माइनस ये और ये प्लस तो जुड़ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 4x और ये इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण है कि नहीं बेटा, है। समझ रहे हो ना, तो ये भी है। अब देखो अगला तीसरा नंबर है हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। तो बेटा इस तरह है तो हमें पहले इसका गुणा करा दें, इधर इसका गुणा करा दें। चेक कराते हैं क्या बनता है। x का 1 से कराओगे x स्क्वायर आएगा, फिर x का 1 से कराओगे तो प्लस और प्लस x, फिर -2 का कराओगे तो -2x और -2 1 के 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, x का 1 से कराओगे x स्क्वायर और प्लस 3x, इस माइनस का कराओगे तो -x और यहाँ -3। समझ गए हो बात। अब देखो ध्यान से, जो भी जुड़ता घटता हो पहले इस पार का सॉल्व कर लो, इस पार का सॉल्व कर लो। समझ रहे हो ना बात को। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर आएगा और 2x माइनस का 1x प्लस का, यानी 2 में 1 घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाते हैं ना, तो प्लस ये माइनस का ये प्लस का है, घट गया। तो जब ये घट जाएगा तो 2 में से 1 चला जाएगा, बड़ी वाले का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का x और -2 और बराबर x स्क्वायर और प्लस 3 माइनस x। समझ रहे हो ना। तो 3x और यहाँ 1x तो प्लस का 2x और -3। अब देखो x स्क्वायर इस पार भी है, x स्क्वायर इस पार भी है, बाबू चला गया ना। अरे यार तो यहीं से हमें दिखने लगा कि x स्क्वायर चला गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं। समझ रहे हो ना। लेकिन भले नहीं है यहां से, लेकिन आप जो है यहाँ पहले पछानता कर लो, समेट के रख लो, बिथराए ना रहो, है ना। तो देखो इधर ये -x है, इधर से आएगा तो माइनस का ये भी हो जाएगा ना, तो ये माइनस इधर है, 1 x है, ये इधर से आएगा तो ये भी माइनस का 2 था, तो 2 और यहाँ 1 3 बन जाएगा ना, तो माइनस का 3x। यहाँ माइनस है और इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। और बराबर 0 ऐसे बना लो। ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ रहे हो ना, द्विघात कहाँ है। ओके नोट करो। तो मुझे लगता है आप इसी तरह सारे क्वेश्चन कर लोगे जितने भी हैं, कोई डाउट नहीं है। क्लियर कर लोगे ना बेटा। ओके नोट करो। फिर देखो अब हमारे पास दूसरे नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार का बनने लगा। देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब कि जो लंबाई है वो चौड़ाई जो उसकी क्या है, लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा भी है। 2 गुनी के बाद भी 1 ज्यादा है। समझ रहे हो ना, तिगुनी नहीं है, 2 गुने से 1 ज्यादा है। बात समझना। कहने का मतलब अगर लंबाई मान लो, अगर लंबाई मतलब कि चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, अगर चौड़ाई 5 मीटर है
तो उसकी जो लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 5 दूना 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। बात समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ सवाल कह रहा है। अब लंबाई 5 तो है नहीं, चौड़ाई, समझ रहे हो ना बात, मैं तो मान के तुम्हें समझाया हूं। अब जरा देखो, तो हम यहां क्या कहेंगे सवाल में, हल में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कहेंगे माना आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई मानेंगे, जो छोटी होगी उसी को मानेंगे, समझ रहे हो ना। चौड़ाई कितनी है, x है, मैंने x मान लिया, x मान लो, a मान लो, b मान लो, m मान लो, p मान लो, q मान लो, जो मर्जी वो मान लो यार, समझ रहे हो ना बात को। तो मैंने x मान लिया, x है, तो क्या हो जाएगा, देन पहली शर्तानुसार लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, लंबाई बराबर, ध्यान से देखो, लंबाई को क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने मतलब चौड़ाई x है ना, तो इसका 2 गुना 2x, समझ लो, और फिर भी 1 अधिक है ना, तो +1 बनी लंबाई, समझ रहे हो ना। तो ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। और क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 528। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो यहां लिखेंगे नाव दूसरी शर्तानुसार, है ना। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, बोलो जरा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मतलब कि x गुणे 2x + 1 बराबर 528। नहीं समझ पा रहे हो, समझ में आ गई बात ना। yes, क्यों बेटा, क्लियर है। अब देखो, तो x का अंदर गुणा कराओगे तो 2x² प्लस x बराबर 528, कंफर्म। 528 को पीछे ले आओ तो ये 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। समीकरण बना। अब ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। और मैंने उस दिन आपको द्विघात समीकरण को हल करना सिखाया था, कक्षा 9 में आपने द्विघात समीकरण हल करना सीखा है, तो सीखे हो तो फिर लगा दो। क्या करना होता है, इसका गुणा इसमें कराते हैं जी सर। क्या कराते हैं, 528 का गुणा 2 में कराएंगे तो इधर जिससे गुणा तो डायरेक्ट हम करेंगे, 500 500 1000 और 28 दुनिया, अरे 8 दुनिया 16 20 दुनिया 40, यानी कि 1056। क्या बनेगा, 1056, समझ लो ना। ये बना, ये होगा। अब 1056 के ऐसे खंड करना है कि घटा के कितना आ जाए, 1 आ जाए। माइनस का आएगा ना, ये माइनस है प्लस है, माइनस का आएगा। और ये माइनस ये बताता है कि घटा के बीच वाला लाना है, समझो ना। इसका इसमें गुणा कराना है, इसका गुणा अचर का x² वाले के गुणांक के साथ गुणा कराते हैं और चिन्ह सहित कराते हैं। तो जो भी यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का आएगा तो घटा के बीच वाला लाना है, और अगर प्लस का आएगा तो जोड़ के बीच वाला लाना है। समझ रहे हो ना बात को, कोई दिक्कत, कंफर्म हुई बात। तो 1056 के ऐसे खंड करो कि घटा के 1 आ जाए, यहाँ 1 है तो है, समझ हो ना। तो 1056 के ऐसे खंड करो कि घटा के 1 आ जाए। अब मेरी बात को समझना, बात को, ठीक है। ऐसी लास्ट की संख्या है जो मैं सोचा करता हूं, कैसे तत्काल सोच लेता हूं, थोड़ी सी बात को समझिएगा। यहां लास्ट में क्या है, कौन सी ऐसी 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, 1 से 9 तक की कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याएं जिनका गुणा करने पर 6 आता है। 3 दूना आता है, समझ रहे हो ना। कितना आता है, 3 दूना 6। और किसी संख्या में आता है क्या, नहीं आता भाई। 1 2 का करोगे तो 2 आएगा, 2 3 का करोगे तो 6 आएगा, और 3 4 का करोगे तो 2 आएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और 5 4 का करोगे तो 5 चौको भी 0 आएगा। 6 7 का करोगे तो 7 3 मतलब 6 7 का 7 6 42 2 आएगा, है ना। और 7 8 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 7 8 में भी आता है।
कितने में आता है? यानी कि 2 3 में आता है और 7 8 में आता है। समझ रहे हो ना गुणा कराने पर? तो हमें ये मिल गया कि या तो लास्ट में 7 8 रहेगा या तो 2 3 रहेगा। अब जरा गौर करिएगा, ये यहाँ 1056 है ना, क्या है? 1056 है। अब मुझे आगे भी जाना है, तो 3 त्रिकैया 9 होता है कि नहीं होता? कितना होता है? 3 त्रिकैया 9 होता है। यानी कि अगर 30 और 30 का गुणा कराओगे तो 900 आएगा बाबू। ये 900 से थोड़ा सा ही तो आगे है, 900 से थोड़ा सा ही तो आगे है। अरे तो बाबू 32 और 33 चेक करके देखो ना यार, नहीं समझ पा रहे हो बात? किसके समझ में नहीं है? ये देखो 30 है ना, तो इसका मैंने 3 लिया है और ये 2 3 कहां से पाया है? यहां से पाया है मैंने। या तो 2 3 होगा या तो 7 8 होगा। मेरी बात को समझो, बाकी तो नहीं होगा। 6 आने के लिए तो या तो 2 3 होगा या तो 7 8 ही तो होगा। तो क्या करते हैं, 7 8 अगर करेंगे तो इसका मतलब ये 40 के पास पहुंच जाएगा ना। तो 4 चौको 1600 के नजदीक होना चाहिए इसको। समझ रहे हो ना? 1600 से अगर थोड़ा कम होता तो फिर मान लो जैसे यहाँ 4 चौको 16 40 40 ही हम 1600 होता है, तो इसका मतलब ये अगर 1500 के आसपास होता, 14-1500 के आसपास, तो फिर हमारा क्या बनता? 7 8 लेते। लेकिन ये 900 के नजदीक है। अगर छोटे वाले के नजदीक है तो छोटी वाली संख्या, और बड़े वाले के नजदीक है, 40 वाले के नजदीक है तो फिर बड़ी वाली संख्या। बात खत्म। डेट से और क्लियर मिला? तो ये आपको तरीका समझ आया ना, हम कैसे तुरंत खोज लेते हैं? कंफर्म हो गई बात आपको? तो जरा देखो, तो हमारे पास क्या मिला? 32 और 33। 33 में 32 घट जाएगा, 1 आएगा, घटा के ही तो लाना है, तो बस हो गया। अब जरा देखो, ध्यान से देखना, इधर देखना। मैं क्या कहूंगा इसे? 2x² और यहाँ प्लस 33x है ना बेटा? 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। 2 2 का जोड़ा बनाओगे। जब 2 2 का जोड़ा बनाओगे तो यहां से क्या कॉमन खींच रहा है बेटा? कुछ नहीं कॉमन खींच रहा, x बस कॉमन खींच रहा है। तो ये 2x प्लस 33 हुआ। और यहां पर क्या कॉमन खींच रहा है बेटा? यहां पर भी क्या कॉमन खींच रहा है? जरा देखो, 16 कॉमन खींच रहा है। क्या कॉमन खींच रहा है? माइनस का 16 कॉमन खींच लो, खींच जाएगा ना। यही ये 2x आना चाहिए ना, तब तो सही होगा हमारा। तो 16 निकालेंगे तो 32, 16 दूनी 32 ना, तब तो 2 आएगा। तो माइनस का 16 खींचोगे तब प्लस का 2x आएगा। माइनस का 16 खींच लो तो यहाँ पर 2x और प्लस 33 हो जाएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में हमारा 2x प्लस 33 पुनः कॉमन है ना बेटा, ये 2x प्लस 33, और दूसरे में x माइनस 16 को लिख लो। अब देखो, ध्यान से देखना, जो भी प्लस की वैल्यू होती है, जो भी प्लस की वैल्यू होती है उसे हम अग्राह्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अग्राह्य कर देते हैं, नहीं लेते। जानते हो क्यों नहीं लेते? कह सकते हो सर जी क्यों नहीं लेते? अभी तो गुणनखंड में करवाते थे कि ले लेना है, यहाँ क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि बेटा यहाँ हम किसी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई निकाल रहे हैं ना, और लंबाई चौड़ाई जब इसको लेके बराबर 0 करवाएंगे तो ये उस पार जाएगा, माइनस का होगा, और किसी की लंबाई चौड़ाई माइनस की नहीं होती। बात समझ गए हो ना? इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं? अग्राह्य कर देते हैं और एक इसे ले लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो जब इसे लेंगे तो क्या कहेंगे? देन x बराबर 16। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब इसे बराबर 0 करवाओगे, कंफर्म हो गई बात ना? तो x की वैल्यू कितनी आई? 16, अर्थात चौड़ाई हमारी कितनी है? 16 है। अब जरा ध्यान से देखना, तो यहां पर लिख लेंगे, अतः क्षेत्र की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी? 16 मीटर। समझ रहे हो ना? और यहां पर क्या लिखोगे? लंबाई बराबर क्या लिखोगे? देखो लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 है ना, यानी कि 2 गुणे x की जगह क्या लिखोगे? 16 प्लस 1 यानी 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी कि 33। तो लंबाई कितनी हो गई हमारी? 33। बात समझ रहे हो ना? तो क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 33 है, चौड़ाई 16 है। नोट करो बेटा।
जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चलो देखो अब फिर ध्यान से देखना, अब जी भर के एक बार देख लो, अब फिर देखो गणित, है ना। अगर गणित को देख लोगे कल्लू सर जी की, तो राम भगवान न मिल जाए तो बताना। चलो देखो, अरे तो हम तो चित्रकूट के वासी है ही है ना यार। हाँ चलो देखो क्या कह रहा है, देखना कितना अच्छा सवाल है ये। देखो हमने राम भगवान का गाना गाया, कितना अच्छा सवाल मिला, बिल्कुल मलाई की तरह ना। देखो क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो पूर्णांक याद करना, गुणनफल 306। अब पूर्णांक कैसे हैं, क्रमागत हैं। मेरी बात को समझो, पूर्णांक कैसे हैं, क्रमागत हैं। मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा, समझो ना। अगर मैं ऊपर से नीचे क्यों मानूं, तो एक 6 है तो दूसरा, मतलब या तो एक कम है या तो एक, यही तो करेंगे। यानी कि अगर एक पूर्णांक को हम मान लें तो अगला पूर्णांक पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक जोड़ दें या तो एक घटा दें। तो अगर जोड़ेंगे तो इसका मतलब हम छोटा पूर्णांक मान रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो बड़ा पूर्णांक मिलेगा। अब अगर घटाएंगे तो इसका मतलब हम बड़ा पूर्णांक मान रहे हैं, तो घटा देंगे छोटा वाला मिलेगा। बात समझ गए हो। क्रमागत का मतलब एक कम या तो एक ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से समझ गए हो। तो चाहे जैसे कह दो। तो हम यहाँ हल में क्या लिखेंगे, जरा देखो, हल में लिखेंगे माना पहला पूर्णांक क्या है, यक्स है ना। देन दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्रमागत है ना, तो जस्ट आगे वाला है ना। अगर एक 11 है तो दूसरा 12, यानी 11 में एक जोड़ रहे हैं, तो हमने एक यक्स माना है तो दूसरा यक्स प्लस 1 नहीं होगा, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। अब देखो लिखो नाव शर्ता अनुसार, क्या लिखोगे, शर्ता अनुसार। अब शर्त के अनुसार बात क्या है, गुणनफल 306 है यार, तो दोनों का गुणा करा दो ना, 306 है बस, समझ रहे हो ना बात को। तो कितना हो जाएगा, x गुणे x प्लस 1 और बराबर 306। देखो यक्स का गुणा कराओगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और बराबर 306, पीछे ले आओ यक्स स्क्वायर और प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। 306 के ऐसे खंड कर दो कि घटा के 1 आ जाए, माइनस आएगा ना बेटा, 306 के 306 माइनस का, तो घटा के 1 आ जाए। करो 306 के ऐसे खंड की घटा के 1 आ जाए। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, 306 है ना। अब 306 का मतलब 15-15 ही हम 225, यानी कि 15 के ऊपर वाले बना थी। अब भाई 20 ही हम 400 हो जाते ना, तो 15 के ऊपर 20 के तारे यहाँ हैं, और हम जानी थी कि 7 लगातार हैं, तो एक ही लगातार संख्या है, तो यानी 7-8 क्या गुणा के हम 7-8 56 6 आवत है ना। तो 17-18 करो ना यार, समझ आओ ना बात को, कंफर्म हुई बात। तो अब आपको मालूम हो गया ना हम कैसे तुरंत खोज लेते हैं, समझो। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स और माइनस 17 यक्स और माइनस 306 बराबर 0। 2 का पेयर बना लो, यक्स कॉमन खींच लो तो यक्स प्लस 18, यहाँ पर माइनस 17 खींच लो तो यक्स प्लस 18 बराबर 0। बात समझ आई कि नहीं। अब देखो यक्स प्लस 18 पुनः हो गया और यक्स माइनस 17 हुआ कि नहीं। मैंने कहा है प्लस वाले को अग्राह्य कर दो क्योंकि ये माइनस बनाएगा, और कोई संख्या अच्छा एक चीज और समझिएगा, बात को मेरी समझना, संख्या माइनस की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्लस वाले को ही अग्राह्य मान के चलते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखना तो हमारा क्या आएगा, यक्स बराबर 17 आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म हुई बात। यानी कि पहली संख्या क्या है, 17 है, तो दूसरी संख्या क्या है, एक जोड़ दो ना यार, तो 18 है।
क्या कहते हो? कंफर्म? अभी अभी एक वीडियो को आप देखते रहिएगा, मैं क्या करूंगा अभी आपको मलाई की तरह इसको सॉल्व करना बताऊंगा। अगली संख्या निकाल लोगे ना? यहाँ बेटा ऐसा लिख भी लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ आप ऐसा लिख भी सकते हो। अतः पहली संख्या क्या है? यक्स क्या है? पहली संख्या में 17 माना ना, तो पहली संख्या 17 है और दूसरी संख्या क्या है? 17 एक जोड़ दोगे ना बेटा, x + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 17 + 1 यानी कि 18। देखो इधर देखो, अब हमारे पास फिर से नए टाइप का सवाल आ गया ना। क्या कह रहा है देखो जरा, बहुत अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, क्या कहता है दूसरे के तीसरे नंबर में? कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अम्मा कै साल बड़ी? 26 साल बड़ी। अम्मा कै साल बड़ी? 26 साल बड़ी। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360। 3 साल बाद। अभी वर्तमान में रोहन अगर 10 साल का है तो मम्मी कितने साल की है? 26 साल बड़ी, तो 36 साल की है मम्मी, है ना। तो अभी पता तो है नहीं रोहन कै साल का है, तो हम क्या मानेंगे? हम कहेंगे, हल में लिखेंगे, माना रोहन की आयु, किसकी आयु? रोहन की आयु कितनी है बेटा? 100 वर्ष है। समझ रहे हो ना? अब मम्मी 26 साल बड़ी है ना, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? वेरी गुड, देन माँ की आयु x + 26 वर्ष। क्या कहते हो? समझ रहे हो ना बात को? 26 साल बड़ी है, मैंने जोड़ दिया यार, कंफर्म। अब देखो, फिर देखना क्या कह रहा है। आयु का गुणनफल कब से? अब से 3 साल पश्चात। मेरी बात को समझना, 3 साल बाद रोहनो भी 3 साल बड़ा हो जाई और मम्मी 3 साल बड़ी हो जाई। नहीं बात समझ पाए भाई? अगर रोहन, मान लो मैंने एग्जांपल लिया, रोहन 10 साल का है तो मम्मी 26 साल बड़ी है तो 36 साल की है, तो 3 साल बाद रोहन प्यारा क्या हो जाई? तो मम्मी 36 और 3 39 साल की हो जाई। नहीं समझ रहे? रोहन भी 3 साल बढ़ेगा तो मम्मी तो 3 साल बढ़ी। और क्या? तो क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे नाव शर्ता अनुसार। समझ रहे हो ना? तो 3 साल बाद, इधर देखो, 3 साल बाद रोहन कितने साल का? x + 3 साल का, तो x + 3 साल का रोहन। अब गुणनफल ना, रोहन और मम्मी का आयु का गुणनफल, तो गुणे अब मम्मी कै साल किया? x + 26 और 3 साल बाद, तो 3 और नहीं समझ बात? तो x + 26 और 3 29, तो सीधे लिखो ना यार 29। क्या कहते? 3 जुड़ गया ना 3 साल बाद। अब बराबर कितना? तो लिखो ना यार, ये करा दो गुणा। बहुत अच्छे। x का x से कराओगे x² आएगा, x का 29 से कराओगे प्लस 29x आएगा, 3 का x से कराओगे तो प्लस का 3x आएगा, और प्लस 3 का 29 से कराओगे तो 20 × 60 9 × 27 87 आएगा। कितना आएगा? 87 आएगा, बराबर 360 लिख दोगे। क्या दिक्कत है? नहीं है। तो ये x² आएगा और ये प्लस 29 3 32x आ जाएगा, और 360 इधर लाओगे तो जब 360 इधर लाओगे तो 87 में घटाओगे, और 360 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? अब जब माइनस का चिन्ह लगाए तो 360 में 87 घटा दो ना यार। अरे 87 का है घटाते हो, पूरा 90 घटा दो ना यार 360 में। क्या दिक्कत है? और क्या? समझ रहे हो ना? तो 270 बचेगा, और 90 तुमने घटाया है तो 3 जोड़ दो यार 73 हो जाएगा। क्या कहते हो? देखा तरीका है सब घटा। समझ रहे हो ना? तो कितना बनेगा?
273 घटा के चेक कर लो बाबू। 230 इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये समस्या खड़ी कर दिया क्या किया। अभी तक तो 1-2 लाना था तो हम तुरंत कर लेते थे, लेकिन अब 32 लाना है, वो भी घटा के लाना है। 273 के ऐसे खंड करो कि घटा के 32 आ जाए, ये लोचा मार दिया ना। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 273 किसके आसपास रहता है ये बताओ जरा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, लाइट जैसे चली गई है तो मेरे पास मजबूरी है बेटा, जरा ध्यान से देखो, दिखता तो होगा ही आपको ना। हाँ, हम किसी तरह आपको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इधर देखो तो 273 के ऐसे खंड करें कि घटा के कितना आ जाए, 32 आ जाए। अब मेरी बात को जरा गौर करिएगा, घटा के 32 आना है, इसका मतलब आप ऐसी संख्याएं चूज करिए थोड़ी से कि 3 किसमें आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कंफर्म है तो एक 40 के आसपास की है और एक 10-12 के आसपास की है, ये पक्का है। तो कितना बनेगा, इसका मतलब कि 9 सते 63 होता है कि नहीं होता है, कितना होता है 9 सते, लेकिन हमें घटा के 32 भी लाना है, ये याद आपको रखना है। घटा के कितना लाना है 32, तो घटा के 32 लाना है, इसका मतलब कि 7 2 9 घटेगा तो आएगा 2 ना लास्ट का, यानी कि जरा बेटा 39 में 7 का गुणा कराओ भला। 9 सते 63 ना, 7 तिरिक 21 क्या कहते हैं, समझ गई बात, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गई बात। किसका गुणा हमें कराना, 9 सते 63 मैंने चेक कराया, तो इसका मतलब हमारा 39 है और 7 घट जाएगा तो 32 आ जाएगा। तो 39 और 7 जब हम गुणा कराते हैं तो 273 आता है, इसका मतलब 39 और 7 बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कंफर्म। मैंने बताया है ना आपको ट्रिक कि बड़ी के संख्या 32 लाना है, इसका मतलब एक संख्या 40 के आसपास है, एक संख्या 10 के आसपास है। तो अब हमें ये भी चेक कराना है कि किसमें 3 आता है, तो 9 और 7 में आता है, इसका मतलब एक 39 है और एक 7 है। 39 40 के नजदीक है, 7 10 के नजदीक है। समझ देखो इधर, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर देखो आप ध्यान से देखो, तो हमारा क्या मिला वहां 39 और 7, तो ये x स्क्वायर प्लस का लाना है तो बड़ा वाला हमेशा पहले 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। समझ रहे हो ना बात को। तो ये कामन अपना पेयर बना लो, तो x कामन खींचोगे तो x प्लस 39 और यहाँ माइनस का 7 कामन खींच लो तो x प्लस 39 ये भी बन जाएगा बराबर 0। देखो बेटा ये x प्लस 39 पुनः कामन है और ये x माइनस 7 बना कि नहीं बना, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या कहा है, ये वाला काट दो, क्या कर दो, काट दो, अग्राह कर दो, क्योंकि ये प्लस है, किसी की उम्र माइनस में नहीं होती, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 7 वर्ष, कितना वर्ष 7 वर्ष। हाँ x बराबर 7, तो ये x ही तो हमें निकालना था रोहन की आयु, तो क्या कहेंगे, अतः रोहन की आयु कितनी है बेटा 7 वर्ष है। समझ रहे हो ना। अब अगर माँ की आयु पूछ ले तो इसी में 26 जोड़ देना है, क्या कर देना है 26 जोड़ देना है, तो मम्मी की आयु निकल आएगी, है ना। तो 7 6 18, मम्मी 33 साल की है, ठीक है। अगर पूछे माँ की आयु तो 26 इसी में जोड़ देना, क्योंकि 26 साल बड़ी है ना। ओके, नोट कर लो। इधर देखो, ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से जा रही है। कितनी दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से जा रही है। यदि इसकी चाल कम कर दी जाती है 8 किलोमीटर पर घंटा, तो ये 3 घंटे ज्यादा समय ले लेती है। मेरी बात को समझिएगा, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हमें करबी से इलाहाबाद जाना है, कहाँ, करबी तो इलाहाबाद अगर जाना है तो हम धीरे धीरे जाएंगे बाबू, तो समय ज्यादा लगेगा। और अगर धुआं हट जा, बिल्कुल हवा हट, तो जल्दी पहुंच जा, यानी समय
कम लगेगा। अब तो इसका मतलब ये है कि अगर चाल ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, और अगर चाल कम होती है तो समय, बात समझ गए हो? कोई डाउट? अरे यार तो देखो, समझना बात को। इधर देखो, मान लो, ध्यान से देखना, मान लो हमारी रेलगाड़ी यहां से यहां जा रही है, समझ रहे हो ना? ये हमारा कोई बिंदु ए है, ये हमारा कोई बिंदु बी है, समझ रहे हो ना? तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 480 किलोमीटर है ना? समझना बात को। तो मेरी बात को जो गौर करेगा वो तुरंत समझेगा, जो नहीं करेगा वो चला जाएगा घर, है ना? तो देखो इधर क्या कहेंगे, यहां पर कहें, हल में लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली। अब अगर हमने चाल मान ली तो हमें दूरी तो 480 जाना है ना, तो समय यानी कि x चाल से चलने में रेलगाड़ी 480 किलोमीटर। अतः यहां क्या लिखेंगे? अतः पहली शर्ता अनुसार, समझ रहे हो ना? तो पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा? x चाल से x चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि T1 बराबर, हम T1 मान लिया ना इसको, समय बराबर क्या हो जाता है बेटा? दूरी बटे चाल, समझ रहे हो ना? तो दूरी कितनी है? 480 बटे चाल कितनी है? x। ये बात समझ आई कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत? एंड 8 किलोमीटर कम हो रही है ना चाल, तो 8 किलोमीटर जब कम करोगे तो चाल अभी x माने हैं, तो जब 8 किलोमीटर कर दोगे तो x माइनस 8 ना हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो x माइनस 8 चाल से यही 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि T2 बराबर क्या हो जाएगा? समझना, 480 बटे x माइनस 8। कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हो ना बात को? ये कंफर्म हुई बात कि नहीं? समझ रहे हो ना भाई? दूरी बटे चाल, इस बार चाल x माइनस 8 है, कंफर्म हो गई बात। अब जरा देखना, लिखेंगे नाउ दूसरी शर्ता अनुसार। अब देखो जरा दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लगते हैं। कब अधिक लगते हैं? कब अधिक लगते हैं? जब चाल कम रहती है, तो इसमें अधिक लगते हैं, यानी T2 ज्यादा है T1 से। समय है ना, तो T2 ज्यादा है ना, यही में तो ज्यादा लगी, समझ हो ना? तो दूसरी शर्तानुसार हमारा क्या हो जाएगा बेटा? T1 प्लस कै घंटा ज्यादा? 3 घंटा, तो 3 बराबर T2। नहीं समझ पा रहे हो बात? T2 ज्यादा है ना, T2 ज्यादा है, T1 कम है भाई। T1 ये ही है ना x में जाए, जब कम हो जाएगा तभी ना समय ज्यादा लगेगा। तो T2 ज्यादा है, T2 ज्यादा है ऑलरेडी। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो हमने T1 में 3 का जोड़ दिया, ज्यादा है, समझो? तो क्या अब T1 T2 की वैल्यू रखा लो बाबू, तो कितना हो जाएगा? T1 कितना है? तो लख नहीं लेते यार, 480 बटे x प्लस 3 बराबर T2 कितना है? 480 बटे x माइनस 8। कोई दिक्कत? नो सर। तो भिन्न हल करवा लो, एक लगा लो,
यक्स आएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, 480 आएगा। यहाँ पर 1 के यक्स का भाग दोगे, यक्स आएगा, यक्स का 3 यक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? और बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब यार इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करा दो, करा दोगे तो क्या हो जाएगा? करा लो, करा लो। यक्स का इससे कराओगे तो कितना हो जाएगा? 480 यक्स प्लस, ओहो देखा, बंद कर सब। ना लेके बस चलन दे। तो इधर देखो, बस 2 मिनट कष्ट कर ले, मैं मजबूरियां समझ सकती हूँ लेकिन 2 मिनट कष्ट कर ले। तो 480 ये हो गया, 480 आया कि नहीं आया? यक्स का यहाँ गुणा करेंगे तो 480 यक्स, और यक्स का इसमें करेंगे तो ये 3 यक्स स्क्वायर, फिर 8 का करोगे तो कितना आएगा? माइनस 480 में 8 का गुणा करा दो बेटा, क्या आएगा? बोलो। 8 शून्यम शून्य, 8 अठैया 64, 6 8 चौको 32, 6 38। समझ रहे हो ना? 3 8 का इससे गुणा कराए तो इतना आए ना, 8 का इससे गुणा कराओगे ना अभी तो क्या हो जाएगा? माइनस 8 तिरिका 24 यक्स बराबर 480 एक्स। 480 यक्स से 480 यक्स कट गया तो हमारे पास सिर्फ यही बचा। समझ रहे हो ना? इधर देख लो बेटा, यहाँ हाँ इतना क्या बचा हमारे पास? यानी कि हमारे पास बचा 3 यक्स स्क्वायर। फिर इसको पहले लिख लो बेटा, हाँ यक्स वाला, तो माइनस का 24 यक्स और माइनस का 3840 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? अभी भी 3 कॉमन निकल आएगा बेटा इससे, भला और छोटा कर लो तो 3 कॉमन निकल आया, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 निकालोगे तो ये सिर्फ यहाँ 3 निकल आएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 अठे 24, 8 यक्स अब माइनस 3 एक्के 3, 3 दुनिया 6, 2 बचा, 3 अठे 24, 1280 नमस्ते बराबर 0। समझ रहे हो ना? और इस 3 का नीचे गुणा करा दोगे तो इसका मतलब ये 3 गायब हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब आप गुणनखंड कर लो, कर लोगे? 1280 के ऐसे खंड करो कि घटा के कितना आ जाए? 8 आ जाए। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? नोट कर लो, नोट कर लो अगर ये गुणनखंड अब बना लोगे। इस सवाल को आप वेल कंप्लीट पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है। लगभग मेरा 98% दावा है कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आएगा ये। ठीक है।